स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए लेकर के ज़बरदस्त एनालिसिस, जो कि हमारा रेलवे फार्मासिस्ट पेपर का एनालिसिस है। कल हमारा 28 तारीख को पेपर कंडक्ट हुआ है, पेपर संपन्न हो चुका है रेलवे फार्मासिस्ट का। अब अन्य जो पोस्टें हैं उनके लिए पेपर जो है चल रहे हैं। और कल 3 शिफ्ट में पेपर थे। 28 तारीख को 3 शिफ्ट में पेपर थे, जिसमें से हमारी पहली शिफ्ट जो रही है उसमें पेपर रहा है अपना जो फील्ड वर्कर है उसका। सेकेंड शिफ्ट में पेपर रहा है अपना फार्मासिस्ट का। थर्ड शिफ्ट में भी पेपर रहा है फार्मासिस्ट का। लेकिन सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में केवल फार्मासिस्ट का ही पेपर नहीं था, इसके अलावा भी पेपर थे अन्य जो है पोस्टें जो हैं उनका, जैसे कि अपना लैब टेक्नीशियन। ठीक है, हम लोग जानेंगे आज कि क्या हमारा कैसा था पेपर, क्या स्तर था पेपर का, और कौन सी शिफ्ट हमारी जो रही वो कठिन थी, और क्या रहेगी कट ऑफ। ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे आज अपने इस वीडियो में। तो बढ़ेंगे हम लोग अपने अगली स्लाइड की तरफ और देखते हैं क्या उसमें लिखा है। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने अगली स्लाइड पे, और ये देखिए स्लाइड, इसमें हम लोग पूरा एनालिसिस लिखा है मैंने, ठीक है, खुद से लिखा है। 28/4/2025 को हमारा पेपर हुआ है। ठीक है, 3 शिफ्ट में अपना पेपर हुआ है। देखिए 3 शिफ्ट में हमारा पेपर हुआ है। पहली शिफ्ट में हेल्थ वर्कर का पेपर था, फील्ड वर्कर का, सॉरी। सेकेंड शिफ्ट फार्मासिस्ट। ठीक है, किसने किसने कौन कौन सा अटैम्प्ट किया। अगर फार्मासिस्ट शिफ्ट सेकंड में फार्मासिस्ट का पेपर जान रहे हैं आप, फार्मेसी वाले बच्चे ही अटैम्प्ट करेंगे। शिफ्ट थर्ड में भी फार्मासिस्ट का पेपर था तो फार्मेसी वाले बच्चे अटैम्प्ट करेंगे। शिफ्ट फर्स्ट में फील्ड वर्कर का था, तो कई लोग इसमें डाउटफुल थे कि यार ये केवल फार्मासिस्ट के लिए ही है, या मतलब फार्मासिस्ट की कोई छोटी पोस्ट है तो उसमें हो सकता है फार्मासिस्ट वाले ही बच्चों ने अप्लाई किया हो, या केवल फार्मासिस्ट के बच्चों के लिए ही फील्ड वर्कर की पोस्ट हो। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो फील्ड वर्कर की पोस्ट थी वो केवल फार्मासिस्ट के लिए ही नहीं थी, इसमें हमारे एलटी वाले जो भाई बहन है वो भी बैठे थे। ठीक है ना, और एलटी लैब टेक्नीशियन के अलावा भी अगर कोई बैठा हो तो अभी उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। ठीक है, जहाँ जितनी जानकारी मेरे पास है उसमें लैब टेक्नीशियन के बच्चे भी इसमें बैठे थे। शिफ्ट फर्स्ट में इनका भी था। अब देखिए अगले सेक्शन पे चलेंगे। देखिए अगला सेक्शन क्या कह रहा है, डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में हम लोग ये देखेंगे कि भैया शिफ्ट सेकंड कठिन थी फार्मासिस्ट के लिए या शिफ्ट थर्ड कठिन थी। तो अगर देखिए अभी कोई बहुत ज़्यादा उस तरीके से एक्सपोज आउट होकर के नहीं आ रहा है, चीज़ें निकल करके नहीं आ रही हैं कि कौन सी शिफ्ट कठिन थी। भाई जिस भी बच्चे से पूछोगे वो ये कहेगा कि भैया मेरी शिफ्ट कठिन थी, बात समझना। तो यहाँ पे मैं अभी ये कहना चाहूँगा कि ये कहना कि शिफ्ट सेकंड कठिन थी या थर्ड कठिन थी, ये अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि देखिए अगर 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है तो, और रेलवे ने पेपर कराया है, तो ये तो बात सही है कि कोई एक शिफ्ट हल्की होगी 19 होगी, कोई एक 20 होगी, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होगा। ये ना समझ लो कि आप कोई शिफ्ट 15 है कोई 20 है, मतलब ये रेशियो नहीं होगा। 19-20 का रेशियो शिफ्ट में चल सकता है। हो सकता है किसी में 2-4 सरल क्वेश्चन ज़्यादा हो, 1-2 और किसी शिफ्ट में कम हो। तो अभी ये कहना जो है फेयर नहीं रहेगा कि कौन सी शिफ्ट कठिन है। अब है क्या कि भाई शिफ्ट सेकंड वाले बच्चे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि मेरा पेपर कठिन था। अब शिफ्ट थर्ड वालों ने तो उनका पेपर देखा नहीं है, या सेकंड वालों ने थर्ड वालों का पेपर नहीं देखा है, तो थर्ड वाले बच्चे कह रहे हैं मेरी शिफ्ट कठिन थी। हकीकत ये है कि शिफ्ट दोनों ही बढ़िया लेवल की थी। ठीक है, और बढ़िया लेवल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपके सारे कठिन ही क्वेश्चन हो। आप समझिए मेरी बात को। जब आप फुल्ली प्रिपेयर्ड होते हैं, आपने पढ़ाई कहाँ से करी भाई, आपने पढ़ा MCQ, ठीक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपने यूट्यूब पे खूब देखे दबा के। हर एक कोचिंग वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा रहे हैं, नए नए क्वेश्चन बना रहे हैं। बनाते बनाते क्वेश्चंस उस लेवल पे पहुंच गए जहाँ उन्हें यही नहीं पता है कि ये आएगा भी कि नहीं आएगा टॉपिक। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो जो मैं महसूस कर पा रहा हूं कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा टफ नहीं थे कि बिल्कुल आपने उनको सुना ही ना हो, देखा ही ना हो, समझा ही ना हो। अगर आपने फार्मेसी रेगुलर अटेंड करा है क्लासें तो ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चंस आपकी पकड़ से बाहर हो। पकड़ के बाहर का मतलब समझ रहे हो सकता है वहाँ पे आपने ना पढ़ा हो, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वहाँ उस क्वेश्चन को आप जान ना रहे हो, उस क्वेश्चन को आप समझ रहे थे। ठीक है ना, कहने का मतलब ये कि यहाँ पे क्वेश्चन जो थे MCQ से काम नहीं चलेगा आपका, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे, जिसकी थ्योरी पे कमांड बढ़िया रही है। ठीक है, उसने क्वेश्चंस बनाए होंगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ना बन रहे हों।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। आप लोग कहेंगे कि भैया बैठे बैठे ज्ञान दे रहे हो, तो ये कहना, खैर ये बात भी आपकी सही कि ज्ञान दे रहे हो, लेकिन कम से कम देखिए जो सही बात है वो थोड़ा सत्य कड़वा होता है। आपको हो सकता है मेरी बात खराब लगे कि नहीं बैठे बैठे ज्ञान दे रहे हैं, और पेपर खुद देते तो समझ में आता, लेकिन वो बात आपकी सही है। लेकिन दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से आप प्रिपेयर होके के गए थे, देखो यूट्यूब पे बिल्कुल बाहर आई थी, है ना, कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, सब मेरे पास से फंसेगा। देखो आप यूट्यूब पे अब खोल के देख लो जाके, सब तुम्हें ज्ञान बता रहे होंगे। लास्ट अंतिम 50 मिनट, अंतिम 4 दिन, ये क्वेश्चन पढ़ लो, ये मैराथन पढ़ लो। आप लोग उसी में जो है उलझ के रह गए। जो सेल्फ स्टडी आपकी थ्योरी वाली थी वो आप नहीं कर पाए। मेरा कहने का मतलब बस ये है। ओवरऑल लेवल क्या था, देखिए मॉडरेट टू टफ था, ठीक है, मेजॉरिटी ये कह रही कि मॉडरेट टू टफ था, लेकिन ऐसा नहीं, कुछ क्वेश्चंस आपके इजी भी थे। इजी क्वेश्चंस में आपसे सीधे सीधे पूछा था, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। एजोल कैटेगरी की कौन सी एंटी फंगल ड्रग है, फ्लूकोनाजोल, सीधे सीधे था। 000 कैप्सूल का साइज कैसा है, लार्जेस्ट है। 5 कैसा है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है ना। न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस जो नाभिक होता है सेल का, उसमें वो किस तरीके का होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पूछी थी। तो उसमें स्पोर्स पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, मतलब इस तरीके से ऑप्शन दिए थे। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस इजी भी थे, ठीक है। अब उतने क्वेश्चंस अभी यहाँ पे बताना भी ठीक नहीं, चूँकि रेलवे का एक नोटिस सर्कुलेट हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि सारे क्वेश्चंस जो है आप यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब पेपर बहुत ज़्यादा आप लोग उसको हाइप बनाए हैं, चूँकि देखिए वहाँ पे 1.5 घंटे का समय था, ऑनलाइन पेपर है, ठीक है ना। हो सकता है चीज़ें ना समझ पाए हों, और पेपर थ्योरेटिकली था आपका, तो थ्योरी में से कहीं से छोटा सा पॉइंट उठाया, डाल दिया, अब आपसे पूछ लिया, अब आप उसको लग रहा है टफ है। क्लासिफिकेशन से सीधे सीधे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है ना। तो पेपर हालांकि कह सकते हैं कि मॉडरेट टू टफ था, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप कर नहीं सकते हैं। अच्छा, जो इसका टेक्निकल पार्ट है उसकी तो बात हो गई। नॉन टेक्निकल कैसा था, नॉन टेक्निकल भी ठीक ठाक था। ऐसे क्वेश्चंस थे उसके क्या नाम, रीजनिंग के, जिनको आप कर सकते थे, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन ठीक ठाक था, मतलब ये है कि अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आप कर ले जाएं, ठीक है। नहीं है तो दिक्कत आई होगी, मानता हूँ मैं। जीएस, हाँ जीएस बहुत उल्टी सीधी आई थी, ये मैं मानना हूँ। जीएस अगर कोई कहते बहुत सरल थी तो सरल नहीं थी। जीएस में वो क्वेश्चन पूछे गए थे जो मेन जो लोग जीएस की ही तैयारी कर रहे वही नहीं कर पाएंगे, हो सकता है वही ना कर पाएँ, इस तरीके के क्वेश्चन थे। करेंट अफेयर्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई एक फाइटर प्लेन वाला आया था, एरो, इसका ये एरो, ये क्या नाम, एयरफोर्स का कोई एक था कि इन्होंने एक युद्धाभ्यास किया है एयरफोर्स ने। उस युद्धाभ्यास में किस, पता नहीं क्या कुछ लेवल पूछा था, किस लेवल का, कौन से स्तर का जो है, किस स्तर के एरोप्लेन का इस्तेमाल किया गया, इस तरीके से कुछ पूछा गया था। स्तर प्रथम, स्तर द्वितीय, इस तरीके कुछ एक क्वेश्चन था। तो मतलब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया थे। अब चूंकि रेलवे का पेपर है, संख्या हो सकता है ज़्यादा हो बच्चों की, तो रेलवे ने इस तरीके से सेट कर दिया पेपर, ठीक है। कट ऑफ, और अभी देखिए इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, हो सकता है आपके क्वेश्चन बढ़िया बन रहे हो, नॉर्मलाइजेशन होकर के मान लो वो कह दें कि नहीं ये शिफ्ट सरल थी, तो हो सकता है आपके नंबर कम कर दें। तो अभी इस पे जो है कट ऑफ पे अभी कुछ नहीं बोला जाएगा, कट ऑफ पे भी कुछ नहीं बोला जाएगा। बोला जाएगा जिस दिन आंसर की आ जाएगी उसी दिन बोला जाएगा, और प्रॉपर बोला जाएगा। एक एक चीज़ आपको समझाई जाएगी कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं, कितने, भाई 1/3 माइनस मार्किंग है। अभी बहुत सारे बच्चे 1/3 नहीं निकाल पाएंगे इसका, कि हमने मान लो 60 क्वेश्चन करे हैं, ठीक है, 18 क्वेश्चन गलत हैं, तो 1/3 से काटा, 4 का 18, अब वो कहो 60 में से 6 घटाने लगे, तो कहोगे नहीं मेरे 54 नंबर आएंगे, हैं। ये नहीं, अभी इसका तरीका मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा, पूरी एक बेहतरीन एनालिसिस लेकर के। अब कट ऑफ के बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि कट ऑफ के बारे में इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि पहले दोनों आंसर की आ जाने दीजिए, ठीक है। आंसर की आ जाए, डिफ़िकल्टी का लेवल पता चल जाए, उस हिसाब से जो हमारा सेकेंड शिफ्ट है, जो थर्ड शिफ्ट है, दोनों का अलग अलग पहले कट ऑफ बताऊँगा मैं, ठीक। दोनों का अलग अलग कट ऑफ बताऊँगा, फिर दोनों को मर्ज करके कट ऑफ बताऊँगा कि ओवरऑल कट ऑफ कितना जाना चाहिए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि पिछली बार की कट ऑफ और इस बार की कट ऑफ में क्या कोई अंतर रहेगा, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि यहाँ पे अंतर, आपकी बात सही कि पेपर टफ है, पिछली बार का पेपर हो सकता है आपको इजी लग रहा हो, ठीक है ना, लेकिन पेपर हमेशा टफ ही होता है। और रही बात कट ऑफ की, तो पिछली बार बच्चे कम थे, इस बार बच्चे ज़्यादा थे, लेकिन पेपर टफ है। पिछली बार बच्चे कम थे, पेपर इजी था, तो कट ऑफ मान लो 55 नंबर कहीं की गई एक एवरेज। इस बार बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक, और पेपर टफ है, तो तुम्हें क्या लग रहा है, क्या 70 नंबर कट ऑफ चली जाएगी? कट ऑफ इस बार भी बच्चे 55-60 बस, मैक्स टू मैक्स 60, मैक्स टू मैक्स 65, 50 से 65,
देख लेना, लिख लो मेरी ये बात, क्योंकि आज तक मैंने जितनी कट ऑफ बताई है जा करके वीडियो उठा के देख लेना, कोई भी एक वीडियो आपको गलत मिलेगा ही नहीं, कट ऑफ एग्जैक्ट उतनी ही गई है। अभी एम्स का मैंने एनालिसिस करवाया था, सेम एग्जैक्ट कट ऑफ गई है। जिन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो वो देख लेना, उसी कट ऑफ के अंदर होंगे, उसके बाहर कोई नहीं होगा ना उसके नीचे कोई होगा, सेम उसी कट ऑफ के अंदर है, समझ रहे हो। तो कट ऑफ पे अभी हम लोग इतनी जल्दी बात नहीं करेंगे। हाँ लेकिन ये है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेपर टफ था, अभी हताश निराश ना हो, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, आप क्या टिक कर आए हैं, टिक कर करके आए हैं, तो वो आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो और थोड़ा सा अभी चीज़ें जो है क्लियर हो जाने दीजिए। तो कट ऑफ पे अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया बता दिया कि 55 से 65 नंबर के बीच में ही कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, किसी भी कीमत पे नहीं जाएगी। 1/3 माइनस मार्किंग है, अच्छे अच्छे चले जाएंगे, समझे ना। गुड अटैम्प्ट क्या है, कितना अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे कि कितना अच्छा अटैम्प्ट, मतलब कितने क्वेश्चंस को हम लोग अच्छा मान के चलें। तो एक बात समझ लीजिए, जितना ज़्यादा अटैम्प्ट करके आए हो उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आप माइनस मार्किंग का शिकार होंगे। ये बात लिख के मैं दे सकता हूँ, एक आधा बच्चों को छोड़ दो। अगर आप 80-90 क्वेश्चन कर आए हो तो फिर आप समझ लो बाहर हो, फिर सोचो ना कि नहीं हम अंदर हो सकते हैं, 1% भी चांस नहीं है, एक आधा छोड़ दो। जो अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा वो 60 से 70 नंबर के, जो 60 से 70 क्वेश्चन करके आया है बहुत सोच समझ करके, सिस्टम से जिसने अटैम्प्ट करा है 1/3 माइनस मार्किंग देखते हुए, सही वही है, गुड अटैम्प्ट उसी को माना जाएगा। 60 से 70 के बीच में जिसने करा है इसको गुड अटैम्प्ट घोषित कर दिया गया है, समझ लो आप, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो जाए फिर हम लोग बात करेंगे, और बेहतरीन सटीक वीडियो आएगा, परेशान ना हो। थ्योरी से क्वेश्चन आपके ज़्यादा थे, बस गलती ये हुई कि आप लोग थ्योरी नहीं हो सकता है पढ़ पाए हों। जिसने रेगुलर थ्योरी पढ़ी है और उसके बाद पास आउट होकर के आया तो उसके लिए एग्ज़ाम मेरे हिसाब से ईजी था, क्योंकि जो थ्योरेटिकल है, जो थ्योरी पढ़कर। और हाँ एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे बी फॉर्म, एम फॉर्म, PhD है ना, और डी फॉर्म तो बेचारे हैं ही। डी फॉर्म तो बेसिक यूनिट है फार्मेसी की, डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PhD सारे बच्चों ने दिया है फॉर्म, देखो समझे। अब बच्चे क्या, इसमें तो प्रोफेसर भी होंगे बहुत बड़े बड़े। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि किसी की किसी से कोई तुलना नहीं है। अगर कोई समझे कि हम बहुत बड़े प्रोफेसर हैं और हम सारे क्वेश्चन कर देंगे, पूरा पेपर कर लेंगे, तो भैया प्रोफेसर अगर आप हो तो एक ही सब्जेक्ट के प्रोफेसर हो सकते हैं। मैं बच्चों से ये बात कहना चाहता हूँ कि प्रोफेसर का मतलब ये नहीं कि उसको सारे सब्जेक्ट मजबूत हैं। जितने सब्जेक्ट, जितना स्टूडेंट का मजबूत होता है उतना किसी टीचर का नहीं मजबूत होता है, ये टीचर खुद बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि टीचर किसी विशेष सब्जेक्ट का होगा, लेकिन स्टूडेंट को सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और यहाँ कंपेयर करने से बचो, कई सारे भैया चैनल वाले अभी चिल्लाने लगे कि जब बी फॉर्म के नहीं पेपर झिल रहा है, एम फॉर्म के नहीं झिल रहा तो डी फॉर्म कैसे झिलेगा। तो भैया डी फॉर्म, यहाँ पे आप किसी की एबिलिटी को थोड़ी चेक कर सकते हैं। हो सकता है डी फॉर्म वाले ने बढ़िया तैयारी, पहले थ्योरी भी कहीं से अच्छे कॉलेज से करी हो, तो थ्योरी भी अच्छी पढ़ी हो, उसके बाद भाई तैयारी कर रहा है, डेडिकेटेड है बंदा, 3-4 साल से लगा है, तो हो सकता है उसने बी फॉर्म के टॉपिक को भी कवर कर लिया हो, एम फार्मा में जो टॉपिक पढ़े जाते उसको भी कवर कर लिया हो, चूँकि उसके पास काम ही यही है कि भैया 3-4 साल से तैयारी कर रहा है। तो कोई किसी से कंपेयर ना करे, कंपेयर करने से बचो। किसी की तैयारी को आप नहीं समझ सकते हो कि वो किस लेवल पे है बंदा, ठीक है ना। तो ये सब सारी कुछ चीज़ें हैं, आप लोग समझिए, और इसके बाद इत्मीनान से, धैर्य से हम लोग जो है देखते हैं कि क्या जो है आने वाला, किस तरीके की आंसर की आ रही है, क्या है, किस तरीके की स्कोर आपका बनना है। तब तक मैंने एक पोल जो है, पोल क्या, एक एनालिसिस के लिए 2-4 क्वेश्चंस डाले हैं चैनल पे, तो आप जाकर के उनको देखिए, उस पर बताइए कि पेपर का लेवल कैसा था, कितने आपने अटैम्प्ट करे हैं। उसके बाद कुछ थोड़ा सा एनालिसिस करके मैं जो है आपके लिए वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।